तो है जिस टॉपिक बात करेंगे वो टॉपिक है अशुद्ध उच्चारण, कारण और निवारण। ठीक, अशुद्ध उच्चारण, कारण और निवारण। आज के हिंदी के जो हमारा टॉपिक है उसमें यही है कि अशुद्ध उच्चारण क्या होता है और इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, माने इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं माने उच्चारण क्या होता है। पहले तो अशुद्ध उच्चारण जानने से पहले पहले हम ये देख लें कि उच्चारण होता क्या है। ठीक, तो आप लोग जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाषा जो होती है उसको आप अगर पहले थोड़ा ध्यान दिए होंगे, जब वर्णमाला पढ़ाया जा रहा था तो वहां बताया गया था कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि होती है। वहां एक लाइन लिखा होता है कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि होती है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि भाषा हमारी जो होती है वो ध्वन्यात्मक होती है। भाषा में ध्वनि होती है। जब ध्वनि होता होगा तभी ध्वनि निकलेगी। ठीक, तो इसीलिए अगर कहा जाए कि हमारी भाषा कैसी है तो ध्वन्यात्मक है। तो भाषा की लघुतम इकाई जो होती है ध्वनि होती है और भाषा ध्वन्यात्मक होती है। किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने के दो माध्यम हैं, लिखित और मौखिक। आप पहले भाषा की परिभाषा जब आप पढ़ रहे थे तो हमने आप लोगों को लिखाया था भाषा की परिभाषा या भाषा किसे कहते हैं। तो क्या किसी को याद है भी? गर्ल्स, गर्ल्स आवाज मिल रही है हमारी? यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ, हाँ, तो किसी किसी को भाषा की परिभाषा याद है? हम बताएं फिर से। अच्छा, कोई बताओ या माने कुछ भी बता सकते हो उसमें ना, भाषा किसे कहते हैं। चलो ठीक है, हम आगे बताते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा करके लिख लो। हाँ, अगर लिखना चाहो तो इसको फिर से लिख सकते हो। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं या करता है उसे भाषा कहते हैं। हेलो, आवाज मिल रही है आप लोगों को? सर भाषा विनिमय करता जैसे विचार होता है ना, हमारे विचार कुछ हैं, आपके विचार कुछ हैं, तो आप इतने दूर से जो हम लोग विनिमय मीन्स होता है लेन देन, आदान प्रदान। जैसे हम कुछ आपको बताते हैं, कुछ आप लोग हमको बताते हो, तो यही विनिमय है। तो इसको अगर हम परिभाषा में लिखना चाहें तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। हमें तो मालूम है था कि पहले आप लोग इसको जान रहे हो, इसलिए इसको हमने नहीं इसमें स्लाइड में डाला, क्योंकि पहले बताया गया है और इसको लिखाए भी हैं। तो ठीक है, सर अब ये तो है। हेलो सर, हाँ, आपकी हेलो, आवाज फंस रही है। अच्छा अच्छा, पहले तो आप बताए थे चलो ठीक है। लिख कर बोल कर समझाई जाने वाले शब्द को लिख कर बोल कर समझाई जाने वाली बातों को भाषा कहते हैं। नहीं, देखो, भाषा दो तरह की होती है। इसके बाद जब आप आओगे लिखित और मौखिक, तो जो हमारी लिखित भाषा होती है उसकी लिपियां होती हैं। तो जब हम लिपि की परिभाषा बता रहे थे तो वहां हमने ये बताया था कि जिन लिखित ध्वनि चिन्हों द्वारा, ठीक, जिन लिखित ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि और भाषा में थोड़ा सा अंतर यह होता है, उसमें लिपि में लिखित हो जाता है, ठीक, और इसमें मौखिक होता है। तो चलो सर इसको आप नॉर्मली लोग लिख कर नहीं, लिख कर था बोल कर समझाए जाने वाले। नहीं, भाषा की अगर परिभाषा आप पर्टिकुलर आप देखोगे
तो उसमें यही है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, ठीक। अभी जो इसमें हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी ध्वनि चिन्ह आ रहे हैं, ध्वनि शब्द आ रहा है, इसीलिए इसको हम फिर से वो किए कि इसमें भी आप देखोगे ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारी जो भाषा है वह ध्वन्यात्मक है, उसमें कुछ न कुछ ध्वनियां अवश्य निकलती हैं। जितने भी वर्ण हैं, हमारी वर्णमाला जो बनी है 52 अक्षर जिसमें हैं, उसमें जितने भी वर्ण हैं उनके अपने अपने अलग अलग उच्चारण हैं, ठीक, अलग अलग ध्वनि हैं, उनको हम अलग अलग तरह से उच्चारित करते हैं, तो इसी को हम ध्वनि कहते हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारी भाषा जो होती है दो तरह की होती है, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा को उच्चारित करने के लिए स्वर तंत्रियों के सहयोग से भाषा को उच्चारित करते हैं। स्वर तंत्रियों का मतलब यह है कि हमारी हमने जो उस समय जब वर्णमाला आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे उच्चारण स्थान वर्णों के कौन कौन से हैं। तो हमारे मुंह में, हमारा जो मुख है उसमें कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक, इस तरह से सभी के अपने अपने अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। अभी इसको हम आगे बता देंगे कौन वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। तो यही हमारे जो है स्वर तंत्रियों के, जो इसमें है स्वर तंत्रियों के सहयोग से भाषा को उच्चारित करते हैं। तो मतलब यही जो अलग अलग पार्ट हैं जहां से अलग अलग स्वर या व्यंजन निकलते हैं, उसी को स्वर तंत्री कहते हैं, ठीक। जैसे कंठ है, कहते हैं इनका कंठ बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं सारे वर्ण जो हैं एक ही जगह से कंठ से ही निकले, तो इसलिए पूरे समूह को, मुंह के अलग अलग पार्टों को स्वर तंत्री कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा को उच्चारित करने के लिए क्या, दोबारा बता दीजिए। हाँ, हमें कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए स्वर तंत्रियों के सहयोग से, इसमें एक शब्द यह आया है, तो स्वर तंत्रियों का मतलब यह होता है कि हमारे मुख में जितने भी उच्चारण स्थान हैं उन्हीं को हम स्वर तंत्री कहते हैं, ठीक। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो मौखिक भाषा है, मुंह के विभिन्न, मुख हमारा जो है उसके विभिन्न भागों को हिंदी की एक विशेषता यह है कि जिस तरह से उच्चारित की जाती है और ठीक वैसे ये लिखी जाती है। माने हिंदी की जब विशेषता में आप देखोगे तो एक विशेषता इसमें यह भी पाई जाती है कि ये जैसे उच्चरित होगी, जैसे बोली जाएगी, ठीक वैसे ही लिखी जाती है। हिंदी में कोई साइलेंट वर्ड नहीं होता, माने कुछ ऐसे शब्द नहीं होते जो छुपे होते हैं, माने बोलने में कुछ आए लेकिन लिखते समय कुछ ऐसा नहीं है। जबकि अन्य भाषाओं में आप देखोगे तो वहां पे जैसे लिखने के लिए तो कुछ होता है दूसरा, लेकिन बोल जब उसका उच्चारण करते हैं तो वहां पे दूसरा कुछ आता है। जैसे आप अंग्रेजी का उदाहरण ले लो, उसमें एक शब्द है नाइफ। नाइफ की स्पेलिंग आप करोगे क्या होगा? हेलो, KNIFE। हाँ, तो वहां देखिए, ओके ओके, तो देखिए वहां पे KNIFE है, तो के वहां पे साइलेंट है। अगर मान लीजिए वही हिंदी भाषा होती तो वहां पे अब इसको नाइफ ना बोलते, काइफ बोलते। अगर हिंदी की बात आती तो वहां पे इसको सीधा सीधा काइफ लिखते। तो हिंदी में कोई वर्ण साइलेंट नहीं होता, यहाँ जैसे उच्चारित होगा, जैसे भाषा बोली जाएगी वैसे सीधे के सीधे लिखी जाती है। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी होता है कि हम शुद्ध उच्चारण करें, तभी जो बच्चे हैं जिनको हम और आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे आगे, वो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, ठीक। हिंदी हमारी जो है वो लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। अगर ये पूछा जाता है कि हिंदी लगभग कितने राज्यों में बोली जाती है, तो आप सीधे सीधे 10, ठीक। उन राज्यों में जैसे प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
दिल्ली। तो इस तरह के जो ये राज्य हैं इन्हीं में हिंदी बोली जाती है। तो इसमें एक चीज यह आती है कि चूंकि इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है तो इसलिए क्षेत्र के अनुसार भी हिंदी में, हिंदी के जो वर्ण हैं उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है थोड़ा बहुत, जो कि बोलने में भी प्रदर्शित होता है, सामने आता है। तो क्योंकि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, इसलिए जो ये उच्चारण होता है मान लो क्षेत्र के आधार पर, जैसे यूपी में ही देख लो, उत्तर प्रदेश में ही आप देखो तो यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग बोलियों में विभक्त किया गया है। जैसे पूर्वांचल को भोजपुरी में, ठीक, अवध प्रांत को या अयोध्या फैजाबाद उधर का जो एरिया है सीतापुर, तो ये जो क्षेत्र हैं वहां पर अवधी का प्रभाव ज्यादा है, अवधी भाषा का। और आप चले जाइए उधर पश्चिम में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वहां ब्रज बोली जाती है, ब्रज भाषा। जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इधर के जो एरिया है वहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये जो क्षेत्र के अनुसार भाषा का विभाजन है, तो वहां भी आप देखेंगे कि कुछ शब्दों को अलग अलग तरह से बोलते हैं, ठीक। इसलिए चूंकि हम अलग उच्चारण करते हैं, उसका क्षेत्र मातृभाषा को वहां असर होता है, तो ऐसे भी अशुद्ध उच्चारण धीरे धीरे करके हमारी भाषा में आ जाता है। तो यही प्रमुख कारण होते हैं, माने कैसे अशुद्ध हम उच्चारण करते हैं। और हाँ, अगला अब आपका है, मान लीजिए हम समझ गए कि उच्चारण क्या होता है और हमारी जो भाषा है उसको हम कैसे उच्चरित करें, क्योंकि हमें जैसे उच्चरित करेंगे वैसे लिखेंगे। तो हम पहले तो यह देख लेते हैं कि हम किस तरह की अशुद्धियां करते हैं। जो हम अशुद्धियों का संशोधन करेंगे या जो अशुद्धियां बताएंगे कहाँ कहाँ। हेलो, हाँ, क्या किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो ओके। देखिए, अगर मान लीजिए पहले हमें देख रहे हैं कि उच्चारण संबंधी सामान्य अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें पहला ये आता है कि शब्दों के अंत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में लिखा तो ई जाता है, ई, ह्रस्व ई, लिखा तो ह्रस्व ई जाता है, लेकिन उसका उच्चारण जो हम लोग करते हैं उसको दीर्घ ई के रूप में करते हैं। लिखते तो ह्रस्व ई हैं लेकिन उच्चारण उसका दीर्घ ई में करते हैं। जैसे मान लीजिए कवि, रवि, मुनि, ये जो शब्द हैं इसका शुद्ध रूप तो यही है, कवि, रवि, मुनि। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग जब बोलने लगते हैं आपस में, कहते हैं ना किस कवि की रचना है या कौन से कवि हैं, तो वह पे जो है ह्रस्व ई होना चाहिए, वहां हम लोग दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं। जहां ह्रस्व ई का होना चाहिए प्रयोग, वहां पे दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं। और जैसे रवि है इसको रवि बोलते हैं, मुनि है मुनि बोलते हैं। तो इस तरह की सामान्य अशुद्धियां हम लोग अक्सर करते हैं। और दूसरा है शब्द के अंत में लिखा तो यहाँ वही प्रक्रिया है कि लिखा तो ह्रस्व उ जाता है, लेकिन उच्चारण उसका हम लोग दीर्घ उ करते हैं, ठीक। लिखा तो ह्रस्व उ जाएगा। ह्रस्व उ का मतलब यह होता है ना कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उससे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर सबको मालूम है? यस सर। हाँ, ह्रस्व और दीर्घ प्लुत है। ह्रस्व के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। और दीर्घ का है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा या दो ह्रस्व या उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और
इसी में प्लुत स्वर भी बताया गया था, जिसमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। तो इस तरह से जैसे कुछ शब्द हैं, तो इसको तो लिखते हम ह्रस्व हैं, लेकिन उच्चारण हम दीर्घ में करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा, माने इस तरह की अशुद्धियां अक्सर हम लोग करते हैं। और क्या होता है, कहीं कहीं पर लिखा तो री जाता है, री, री का मतलब अ आ ई उ, इसके बाद जो री, ठीक, लिखा तो री जाता है, लेकिन उसको हम पढ़ते री हैं। कहीं कहीं पर कहीं री पढ़ते हैं, नहीं तो कहीं र पढ़ देते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देख लो, वृक्ष है, वृक्ष। होता क्या है, कहीं कहीं कुछ क्षेत्र के प्रभाव से या बार बार सुनने में उसको वृक्ष कहते हैं। आप लोग अक्सर मथुरा साइड में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां वृक्ष को वृक्ष ही बोलते हैं। सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, उधर बोलते हैं ना। तो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। होता क्या है, कुछ क्षेत्र का असर होता है, उस क्षेत्र में जिस तरह की भाषा प्रचलन में आ जाती है, वही हम लोग घर पे वही सुनते हैं, वही आसपास भी सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे प्रचलन में आ जाती है। इसको पहले हमें जानना है कि ये अशुद्धि हैं, इसीलिए पहले हम अशुद्धि को जान लें। इस तरह की अशुद्धियां होती हैं, इसको हमें दूर करना होता है, हमें दूर करना होता है। फिर जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको से इन अशुद्धियों और एक वो है, जिसे आप, एक शब्द है विद्यालय। विद्यालय को कहीं कहीं पर विद्यालय बोलते हैं, ठीक। विद्यालय, उसका शुद्ध क्या है, विद्यालय। द है आधा, यह है, उसपे दीर्घ आ की मात्रा है, तो उसको विद्यालय कहते हैं। जब आप विद्यालय बोलेंगे, बच्चे भी, आप विद्यालय कह रहे हैं तो बच्चे भी विद्यालय ही लिखेंगे, जैसे विद्यालय। अगर अशुद्ध वो सुन रहे हैं तो लिखेंगे। इस तरह की जो अशुद्धियां हैं, इसको हमें जानना है। और कहीं कहीं पे आता है, लिख तो हम ओ हैं, ठीक, लेकिन उसका उच्चारण जब करते हैं तो जैसे गौशाला, गौशाला शब्द शुद्ध है, गौशाला, लेकिन होता क्या है कि हम देते हैं गौशाला, गौशाला में इतनी गायें थी, तो वहां गौशाला नहीं होता, बल्कि गौशाला होता है। और यही अशुद्धि आपके इसमें टेट की परीक्षा में या सी टेट की परीक्षा में भी आता है कि शुद्ध अशुद्ध शब्दों को चयन करने का। तो जैसे वहां गौशाला और गौशाला दे देता है, तो यही इसमें से इस तरह शब्दों को छांटना होता है, कहाँ ओ की मात्रा होती है, कहाँ औ की होती है, कहाँ ह्रस्व ई रहता है, कहाँ ह्रस्व उ रहता है। ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, तो ये पता नहीं चलता उस समय। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत समझ आएंगे। और क्या होता है, कहीं कहीं पे जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, त को थ या थ को त बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका दशरथ, दशरथ को दशरथ कहा जाता है। उस दशरथ शब्द जो है वो शुद्ध है, दशरथ माने दशरथ इसलिए पढ़ा कि उनके जो उसमें भगवान राम के पिताजी जो थे दशरथ, उनके रथ में 10 घोड़े लगे होते थे, इसीलिए उनको दशरथ कहा जाता था। और दशरथ को अगर हम लोग देखें तो कहीं कहीं पर दशरथ बोल देते हैं, तो रथ नहीं होता बल्कि रथ होता है। और भरत को भरत कह देते हैं। तो ये थोड़ी अशुद्धियां हो जाती हैं, इसको भी हमें जानना है, तभी हम इसको दूर कर पाएंगे। और जो अक्सर गलतियां होती हैं उच्चारण संबंधी, वो हमारे
श, श, स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। में अक्सर गलतियां होती हैं। और होता क्या है कि ये जो उच्चारण स्थान इनके हैं ये इतने समीप समीप हैं तीनों स के, कि एक का तो तालु है, दूसरे का मूर्धा है, तीसरे का दंत है। जो क्रम से हैं वैसे हमारे मुंह में भी क्रम से ही हैं। पहले अगर आप पीछे से शुरू करें तो ताल हमारा जो मुंह का मुलायम पार्ट होता है जिह्वा के जस्ट ऊपर का, उसको ताल कहते हैं। फिर उससे थोड़ा और नीचे आते हैं, जो खुरदरा भाग होता है वो मूर्धा है। फिर और नीचे आते हैं, सामने का जो हमारा दांत है वो दंत है। अर्थात हमारी जिह्वा जो जिन उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है वो उसी से संबोधित किए जाते हैं। तो जैसे स है, श, तो श के उच्चारण में हम अपनी जिह्वा को ताल से स्पर्श करें। ताल, मूर्धा और दंत में थोड़ा सा ही गर्म होती, इससे बोलते हैं हमारी जिह्वा फिसल के उस स्थान से थोड़ा आगे पीछे होती है। ठीक, ऐसा तो है कि उसमें पेंच है, उसको हम उसी पे कस देंगे तो उसी पे रहेगी। जिह्वा थोड़ा सा जब इधर उधर हो जाती है तो उस स में भ्रम होने लगता है कि हम कौन सा स बोल रहे हैं। तो उनके उच्चारण को हमें थोड़ा सावधानी से करना होगा, तभी बच्चे समझ पाएंगे कि हम किस स की बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर वही सलजम, षटकोण और शरीफा वाले स हमें कहना पड़ेगा। ठीक, जबकि इनका शुद्ध यह है कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। इनके नाम के अनुसार अगर पुकारें तो ये है कि तालव्य स, ये मूर्धन्य स, यह दंत स। तो इस तरह की अशुद्धियां हम लोग अक्सर करते हैं, ठीक, उच्चारण में। तो इनको जब हम लोग पहले अशुद्धि को जान गए तभी तो उसका हम निवारण करेंगे, इसलिए पहले अशुद्धियों को समझें। अब अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं, माने हम हो जाते हैं, ठीक, आवाज मिल रही बराबर आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं मिल रही? चलिए, अब देखो उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है। अभी तो आप लोग ये देख रहे थे कैसे कैसे अशुद्धि हम लोग करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी अशुद्धियां अक्सर हो जाती हैं हम लोगों से। तो अब उन अशुद्धियों के कारण क्या है, वो होते क्यों हैं। अब उसमें पहला है आपका ध्वनि लोपन। ध्वनि लोपन का अर्थ यह होता है, उसमें हम लोग अक्सर करते क्या है, जैसे कुछ वर्णों को बोलते हैं उसमें से कुछ को तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिस पर हम कुछ ज्यादा ही बल दे देते हैं और कुछ को एकदम से लुप्त कर देते हैं। जैसे मान लो हम तेजी से कहें काजल। सर हाँ, हेलो, रिपीट कर दीजिए, एक बार आवाज कट गई थी। अच्छा, हाँ, जैसे मान लीजिए हम कुछ ध्वनि लोपन का अर्थ यह होता है कि हम इसमें जब उच्चारण करते हैं किसी शब्द का तो उसमें से कुछ शब्द अक्षरों का तो हम तेजी से उच्चारण करते हैं और कुछ का उसी में हमारे मुंह में ही लुप्त हो जाते हैं। तो इसी को हम ध्वनि लोपन कहते हैं। इसमें अब लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए झटके में कुछ शब्द बोलना है, जैसे रावण, तो रावण में लास्ट का जो न होता है या और भी जो शब्द होते हैं जैसे कमल, तो का तो अच्छे सुनाई देता है लेकिन बाकी जो वर्ण होते हैं वो उतने अच्छे से सुनाई नहीं देते, माने उनका लोप हो जाता है। तो ऐसे को इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि लोपन, माने कुछ ध्वनियां उसमें से विलुप्त हो जाती हैं, माने इतनी कम उनकी आवाज आती है श्रोता के सामने या जिनको हम बता रहे हैं या बच्चों के सामने, वो लुप्त सी दिखाई देती हैं। बोलते तो हैं लेकिन
बाहर उनको हम लोग इतना दबा देते हैं, बाहर नहीं आ पाती। और दूसरा ध्वनि विकृति। ध्वनि विकृति में होता क्या है, कहीं कहीं पर अल्प उच्चारण हो जाता, ध्वनियों को हम विकृत कर देते हैं। वही जो आप बता रहे थे, कहीं पे आपको अल्प उच्चारण कर लेते हैं, ठीक, कहीं उच्चारण कर, जैसे बोलना, तो तो अब जो अच्छा अच्छा सर दोबारा रिपीट कर दो। होता है। अभी इसने बताया कि काफी मुन रब इस तरह की जो गलतियां हो जाती हैं या जो होती हैं, तो वहां पे ध्वनि का जो निश्चित ध्वनि होती है उसको हम निश्चित ध्वनि को न बोल के उसका विकृत रूप बोलते हैं। नहीं आवाज मिल रही है? सर आवाज फंस रही है आपकी। अरे क्या करें नेटवर्क में। हाँ जी, चलो सर, कोशिश आ रही करते है। हैं। अब आ रही है? हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ध्वनि विकृत का अर्थ होता है हम उन ध्वनियों को थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। अगला है आपका, सर रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया, आवाज कट रही थी। अच्छा आवाज कट रही थी। देखो ध्वनि हम बता रहे हैं कि ध्वनि विकृत किसे कहते हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे आपको कि मोनिका रवि या भानु, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें जो मूल ध्वनियां होती हैं, जैसे कहीं पे ह्रस्व ई होता है, कहीं पे ह्रस्व उ होता है, तो उसको हम विकृत करके या बदल करके दीर्घ उ या दीर्घ ई ले आ देते हैं, इसी को ध्वनि विकृत कहते हैं। पहले तो हम कौन कौन सी गलतियां होती हैं उसको देखें, अब उन गलतियों के कारण क्या है, क्यों होते हैं, उसको कैसे करते हैं। तो ये प्रमुख कारण है कि ध्वनि विकृत कर देते हैं हम, या ध्वनि विपर्य। ध्वनि विपर्य का भी वही अर्थ है कि उलट पुलट कर देना। जैसे आप लोग परिणाम और परिमाण, परिणाम और परिमाण में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं होता, इधर का उधर कुछ हो जाता है पाठ, ठीक। इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे हम ध्वनि विपर्य कहते हैं। उसी ध्वनि बोलेंगे तो हम उसी ध्वनि को, लेकिन उसका स्थान हम बदल देते हैं, ठीक। अगला हमारा है ध्वनि का सही ज्ञान न होना। कौन सा शब्द किस तरह से बोला जाएगा इसका भी जब हमें सही ज्ञान नहीं होता है सर तो थर्ड नंबर पे हम गया। अक्सर हाँ, ध्वनि विपर्य, ठीक। ध्वनि विपर्य का अर्थ यह होता है कि हम ध्वनियों के स्थान को, जैसे जो वर्ण होते हैं उनके स्थान को बदल देते हैं। विपर्य मीन्स होता है उलट पुलट कर देना, आगे पीछे कर देना। तो उनके स्थान को हम बदल देते हैं, जैसे परिणाम परिमाण। इस तरह की जो थोड़ा सा अंतर आ जाता है उसका अर्थ भी अलग आ जाएगा अगर उसका हम स्थान चेंज कर रहे हैं। अगला आपका है ध्वनि का सही ज्ञान न होना, माने कौन से ध्वनि किस तरह से उच्चारित होगी इसका अगर हमें सही ज्ञान नहीं है तब भी हम गलतियां कर देते हैं, ठीक। इसीलिए एक चीज आप लोग ये देखे होंगे, हमारी जो क्लास होती है वो छोटे बच्चों की, प्राथमिक में या आप लोग जूनियर में जाते हैं तो वहां पे एक चीज यह किया जाता है कि पहले अध्यापक स्वयं पढ़ता है, इसके बाद उसी को देखकर बच्चे पढ़ते हैं या उसी को सुनकर बच्चे फिर पढ़ते हैं। इसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। ध्वनियों के सही ज्ञान के लिए ही कौन सी ध्वनि कैसी बोली जाए
इसके लिए पहले अध्यापक अनुकरण वाचन करता है, पहले अध्यापक उसी को पढ़ता है, फिर बाद में बच्चे उसी का अनुकरण वाचन करते हैं। अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं, अध्यापक पहले उस शब्द को या उस पाठ को पढ़ता है, केवल इसी के लिए कि वह शब्द या वह वाक्य बच्चे सही तरीके से जान जाएं कि इनका उच्चारण, इसमें जो शब्द हैं, जो ध्वनियां हैं, उनका कैसे उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के नियमों का ज्ञान न होना, कुछ उच्चारण के नियम होते हैं, अगर उनका ज्ञान नहीं है तब भी अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं। अब उच्चारण के नियम में जैसे कहाँ पे बलाघात होगा, ठीक, कहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग होगा, कहाँ आकारांत हमें बोलना है, कहाँ आकारांत बोलना है, कहाँ पे चंद्र बिंदु होगा, कहाँ पे अनुस्वार होगा। तो इस तरह के जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के इसके कहाँ पे आपका अल्प प्राण और कहाँ पे महाप्राण है, इन सब को, ये जो उच्चारण के नियम हैं, इनका भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलतियां अक्सर हम लोग करेंगे। फिर है हकलाना और तुतलाना। अक्सर आप लोग बच्चे, छोटे बच्चों को देखते हैं, वो तुतलाते हैं। तुतलाना तो समझ में आता है, लेकिन हकलाना किसे कहते हैं मालूम है आपको? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रुक रुक कर पढ़ते हैं, जैसे एक शब्द बोले फिर थोड़ा रुक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, हम हकलाना कहते हैं। तो छोटे मान लो बच्चे हैं तो वो तो तुतलाते हैं, उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको तुतलाने की आदत समाप्त हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी में ये समाप्त नहीं हो रहा है तो उसको हम तरह से दोष मानते हैं, शारीरिक दोष, उसके कारण भी ये उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। और क्या है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के जो कारण हैं उसमें, जैसे भी आपको हम वहां बताए थे, कुछ लोग विद्यालय बोलते हैं, कुछ लोग विद्यालय बोलते हैं, या कुछ लोग वृक्ष बोलते हैं, ये जो है ये बोलियों का प्रभाव होता है। माने उस स्थान पर किस तरह की बोली बोली जाती है, किस तरह की भाषा बोली जाती है, उसका भी हमारे अशुद्ध उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारे हैं कि अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है, कैसे हम लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। अब इसके बाद है जब कारण जान गए तो अब इसको दूर करने का उपाय भी सोचना है। तो अशुद्ध उच्चारण दूर करने के उपाय, माने अशुद्ध उच्चारण को कैसे हम दूर करें, अशुद्ध उच्चारण को कैसे हम दूर करें, इसके लिए यह है कि जब हम जान गए कैसे कैसे होता है, तो पहले इसमें क्या करना है हमें कि छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत की जाए। सबसे पहला काम जो हो कि पहले तो उनको इस तरह से प्रोत्साहित करें या इस तरह से मोटिवेट करें कि बच्चे शुद्ध उच्चारण की भावना उसमें पैदा हो। हाँ, हमें शुद्ध उच्चारण ही करना है, जब हिंदी पढ़ना है तो शुद्ध उच्चारण करना है। जब अंदर होंगे तभी आगे सीखेंगे। सब लोग पढ़ाते रहेंगे, वो अपना जैसे घर पे बोल रहे हैं तो वैसे ही बोलेंगे। उच्चारण का जैसे आप लोग जाते हो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो मान लो वहाँ छोटे छोटे बच्चों की 5 बच्चे 8 बच्चे, तो उनमें आपस में ही एक प्रतियोगिता कराओ शुद्ध उच्चारण की, कौन कितना शुद्ध सब बोल रहे हैं या किस कितना अच्छा है, कितना शुद्ध है। तो इस तरह से जब बच्चों में एक प्रतियोगिता होगी तो वो धीरे धीरे करके शुद्ध उच्चारण को बोलेंगे या शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। और क्या है, अध्यापक अपने उच्चारण को भी सुधारे। अध्यापक जो हैं उनको भी जो शब्द किस तरह से बोले जाते हैं पहले तो उनको ही अच्छे से समझना होगा।
जैसे मान लीजिए हम लोग अगर वैसे ही कहते रहे कि नहीं हम विद्यालय जाएंगे, वहां पे बच्चों को पढ़ाएंगे, विद्यालय में ये होता है, तो चूंकि हम बच्चों से स्वयं वैसे बोल रहे हैं तो इसलिए बच्चे भी उसको नहीं सीखेंगे। जैसे हम बोलेंगे वैसे ही बच्चे बोलेंगे। तो पहले हम अपने को सुधारें, तभी बच्चे उसको सीखेंगे या कुछ उसमें से सुधार करेंगे। कक्षा में अनुकरण वाचन कराया जाए। ज्यादातर जो छोटी कक्षाएं हैं, प्राथमिक या जूनियर, वहां पे अनुकरण वाचन इसीलिए कराया जाता है। जब हम अनुकरण वाचन कराते हैं बच्चों से तो उसमें होता क्या, पहले हम पढ़ते हैं फिर बच्चों से पढ़वाते हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे तो बच्चे वही सुने होते हैं उसी शब्दों को कि इस शब्द को हम कैसे उच्चारित करना है, तो पुनः उसी को बोलते हैं, उससे उनका उच्चारण जो है शुद्ध हो जाता है। और यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सकों की सहायता ली जाए। इसमें एक पॉइंट यह आता है कि यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सकों की सहायता ली जाए। तो यहाँ चिकित्सकों की क्या आवश्यकता होती है, कोई जानता है? यस सर, किसी किसी बच्चे कोई की जीभ गर्ल्स? वगैरह में कोई डिफरेंस वगैरह होता है। हाँ ओके। देखो हम लोग अभी, आप लोग थे कि नहीं एक बार जब यहाँ पे हमारी डाइट में भी कुछ वो आए थे, आप लोग चेकअप हो रहा था जैसे दांत का, इस तरह से। तो इस तरह से बीच में प्राथमिक विद्यालय में जहाँ आप लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ भी डॉक्टरों को बुलाना चाहिए, क्योंकि उसमें होता क्या है, कुछ बच्चे कान से कम सुनते हैं, कुछ बच्चे तुतलाते हैं, संबंधी उसमें दोष होता है, कुछ में ओ संबंधी दोष होता है। तो इन जो दोषों के कारण बच्चे अशुद्ध उच्चारण कैसे को हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां चिकित्सकों को भी अपने संबंधी नियमों को कि कौन सा कैसे, कौन सा शब्द कैसे होता है। सर आवाज कट रही है आपकी बहुत। माला के ओके ओके, क्या जबकि ऊपर है छत पे हम। चलो भी देखते हैं थोड़ा मौसम में पास क्लियर है, उधर से कोई प्रॉब्लम होगी उनके। हो सकता है। चलो, हिंदी वर्णमाला की वर्णों के स्थान अच्छी तरह से बताया जाए। हमारी जो वर्णमाला है, पहले तो आप इसीलिए जब आप लोग वर्णमाला पढ़ाया जाता है, माला खत्म हो जाए तो उसको सीधे सीधे उच्चारण स्थान को बताया जाता है। जब वर्णमाला सीख जाते हो 52 वर्णमाले कौन कौन से हैं उनको उच्चारण करेंगे, सही उच्चारण स्थान को बताया जाता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उसी तरह से उच्चारित होगा। तो हम अच्छी से समझ लेते हैं या तरह से उच्चारित करते हैं। तो ये उच्चारण स्थान कौन से हैं, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लो। जैसे कंठ, कंठ वर्ण है आ वर्ग और ह, इसके बाद विसर्ग भी है। इतने वर्ण जो हैं आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण जो होता है हम लोग कंठ से करते हैं। कंठ के बाद आता है तालु हमारा। तालु में ई, य, स और च वर्ग, इतने वर्ण जो हैं वह ताल चरित होते हैं। ये आपको इसको हमने नहीं, क्योंकि ये पहले से आपको सब कुछ बताया गया, सब कुछ लिखा दिया गया है, एक बार रिवीजन के लिए इसको बता रहे हैं। ठीक, मूर्धा, मूर्धा में री, ट वर्ग, र और स, जिसको आप षटकोण वाला स कहते हैं, का उच्चारण होता है। दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? त वर्ग, त वर्ग कहने का मतलब है त थ द ध न। जब वर्ग की बात आती है, चाहे क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, जो होता है पूरा वर्ग माने उसमें पांचों अक्षर जो आते हैं सभी हो जाते हैं।
तो मूर्धा से री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स का उच्चारण होता है। दंत, दंत से त वर्ग, ल और श का उच्चारण होता है। ओष्ठ से उ और प वर्ग का उच्चारण होता है। अब इसके बाद कुछ ऐसे शब्द अक्षर हैं जिनको हम दो उच्चारण स्थानों को मिला के उच्चारित करते हैं। जैसे हमारा है ए ऐ। ए ऐ जो है वह कंठ और ताल से उच्चारित होता है। ओ औ कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होता है। और वह जो है दांत और ओष्ठ से उच्चारित होता है। इस तरह से ये हमारे उच्चारण स्थान हैं, इसी से ये वर्ण उच्चारित होते हैं। तो वर्णमाला बच्चों को सिखाएंगे, फिर इसके बाद उच्चारण स्थान बताएंगे कौन सा वर्ण कहाँ से कैसे बोला जा रहा है। तो इससे भी जो है अशुद्ध उच्चारण काफी हद तक दूर हो जाएगा। ठीक, हाँ, किसी कुछ और पूछना है गर्ल्स? गर्ल्स आवाज मिल रही है? यस सर। आ रही है सर आवाज आपकी? हाँ देखो, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार हो रही है, पता नहीं कैसे, तो आवाज अगर किसी कुछ पूछना हो तो बोलो। है? हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर हमें रीजंस भी पता है और फिर उन्हें सुधारा कैसे जाए ये भी पता है कि उच्चारण को, लेकिन फिर भी हम हाँ। जब बोलते हैं तो हम जिस जगह से होते हैं उसका प्रभाव आता है हमेशा उसमें। ऐसा क्यों होता है, मतलब हम उसे क्यों नहीं सुधार पाते? देखो, इसको कोशिश करना चाहिए, कोशिश में करनी चाहिए। ठीक है, बार बार जब हम प्रयास करेंगे, इसलिए नहीं बदलता है ना, उसको हम लोग अपने हबी में लेते हैं। आप सुधार की बात कर रहे हैं, सुधारने हम तो बस 1 दिन या 4 दिन तक आप थोड़ा ध्यान देती हैं, लेकिन जो हम हर समय उसी काम को कर रहे हैं, जैसे घर में अपने गए तो वहां पे हमारे जो भाई बहन हैं छोटे, या जो हमारे माता पिता हैं, सभी लोग उसको उसी तरह से उच्चारण करते हैं, इसलिए अक्सर वो हमारे उसमें ढल जाता है, आदत में आ जाता है। जो चीज आदत में आ जाती है वो बार बार जानते हुए भी फिसल जाती है। ठीक, जैसे हम लोग इधर पूर्वांचल सर